राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने कर्मों के माध्यम से, अपने यात्रा के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक विधा को स्थापित किया, जिसे यात्रा साहित्य या यायावरी के रूप में जाना जाता है। यात्रा का मतलब केवल यात्रा करना नहीं होता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने यात्रा के माध्यम से बताया कि यात्रा सौद्देश्य होना चाहिए और यात्रा का अर्थ होता है जीवंत। जैसे कोई वस्तु या व्यक्ति जब चलता है, यात्रा कर रहा होता है, तो वह जीवित होता है, और जैसे वह यात्रा बंद हो जाती है तो वह कहीं न कहीं मृत प्राय हो जाता है। सर्वोदय डिग्री कॉलेज घोसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर धनंजय शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि सर आएँ और अपने विचार को व्यक्त करें। आदरणीय सर। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मैं इस मिट्टी को नमन करता हूँ, जिस मिट्टी ने राहुल सांकृत्यायन जैसे महान व्यक्तित्व को जन्म दिया, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीच बड़े भाई मनोज सिंह जी, और गुरु रूप में मंच पर बैठे हुए परम सम्मानित धूमकेतु जी, आज़ाद नेताजी, और उनके बगल में बैठे हुए सर जिनका नाम मैं नहीं जान रहा, माहेश्वरी चंद पांडे जी और मदन मोहन पांडे सर जी, सभा में बैठे हुए तमाम विद्वान साथी, बड़े बुजुर्ग एवं पिता तुल्य। आज राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म दिवस है, और जो विषय आज का रखा गया है कि यात्रा और दर्शन, मुझे यहाँ से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यायावरी जीवन और दर्शन। तो बात यहाँ से किया जाए कि यात्रा क्या है। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने कर्मों के माध्यम से, अपने यात्रा के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक विधा को स्थापित किया, जिसे यात्रा साहित्य या यायावरी के रूप में जाना जाता है। यात्रा का मतलब केवल यात्रा करना नहीं होता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने यात्रा के माध्यम से बताया कि यात्रा सौद्देश्य होना चाहिए, और यात्रा का अर्थ होता है जीवंत। जैसे कोई वस्तु या व्यक्ति जब चलता है, यात्रा कर रहा होता है, तो वह जीवित होता है, और जैसे वह यात्रा बंद हो जाती है तो वह कहीं न कहीं मृत प्राय हो जाता है। हम उदाहरण लें तो जल का उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे पानी बहता है तब तक वह स्वस्थ होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन तत्व तो घुला होता है, लेकिन जैसे वह पानी स्थिर हो जाता है वह सड़ने लगता है और उसमें दुर्गंध आने लगती है। इन्होंने अपने यात्रा के माध्यम से भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, चीन और रूस, श्रीलंका, ऐसे तमाम देशों की यात्राएं की, और यात्रा के माध्यम से वहाँ की जीवन संस्कृति, वहाँ के जो सामाजिक ताने बाने हैं उसको अपने स्ट्रक्चर में ढाला। सबसे खास बात यह है कि जाने का इनका उद्देश्य ज्ञान अर्जन था, ऐसा नहीं कि केवल घूमने के उद्देश्य से जाया जाए। और शास्त्रों में भी कहा गया है चरैवती चरैवती, यानी चलते रहो चलते रहो, क्योंकि चलते रहेंगे तब तक हम जीवंत रहेंगे, और रुक जाएंगे तो हमारे अंदर जीवन का तत्व धीरे धीरे मृत होने लगेगा। और इसी सिद्धांत पर आपका यायावरी जीवन दर्शन टिका हुआ है कि ये जीवन, जैसे हम बात करें केवल मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं, कि सबसे पहले मनुष्य जन्मा अफ्रीका में, और फिर कैसे यात्रा करते हुए पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह मनुष्य फैल गया, और आज मनुष्य ही इस पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में स्थापित हुआ है। चाहे गीता के माध्यम से कह लें, चाहे रामचरितमानस के माध्यम से कह लें, या मैं बाइबिल या तमाम ऐसे ग्रंथों के माध्यम से कहूँ, तो मुख्य उद्देश्य होता है उनका यात्रा। अगर यात्रा नहीं करते तो महात्मा बुद्ध नहीं बनते। और महात्मा बुद्ध के साथ साथ जैन महावीर स्वामी की बात करें, चारवाक और
आचार्य शंकर की बात करें और इसी परंपरा में गोरखनाथ और राहुल सांकृत्यायन को याद किया जाए तो आपका जीवन यात्रा से ही जाना जाता है, क्योंकि एक जगह स्थिर रह करके उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। जाने का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करना हो तो बाद की बातें बनती हैं, लेकिन जाने का उद्देश्य एक ये भी था कि यहाँ से ज्ञान को लेके जाए और पूरे विश्व में उस ज्ञान को इन्होंने आपने स्थापित किया। और फिर उस ज्ञान के जो ऐसे तत्व जो स्वतः विकसित हुए हैं, चाहे तिब्बत की बात करें, चीन की बात करें, तो चीन और तिब्बत में जाकर के आपने वहाँ के जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको पाली भाषा में, संस्कृत में और तिब्बती भाषा में उन्हें खच्चरों पर लाद करके भारत वापस आए। और खच्चरों पे लाद के लाने का जो उद्देश्य था वह ऐसी लिपि में लिखा हुआ था। वह ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, समय परिस्थितियों के अनुसार वह धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है, उसमें तमाम बातें जुड़ती रहती हैं। जैसे कहा जाता है परिवर्तन संसार का नियम है, तो वह परिवर्तन इस ज्ञान का भी नियम है। जो पहले आज सत्य है, आने वाले समय में सत्य का कंसेप्ट थोड़ा और ज्ञान को उसमें जोड़ करके परिष्कृत करके होता है। तो जो बुद्ध का ज्ञान यहाँ भारत में जन्मा वह तिब्बत में, चीन में और तमाम ऐसे देशों में, श्रीलंका में जाकर के अपने थोड़े और परिष्कृत रूप में हो गया। वहाँ के तमाम ऐसे ग्रंथों के माध्यम से, भाषाओं के माध्यम से मैं बात करूँ तो राहुल सांकृत्यायन जी को 40 भाषाओं का ज्ञान था। इन भाषाओं के माध्यम से आपने 32 वर्ष तक यात्रा किया और विश्व के तमाम देशों में भ्रमण करके उस ज्ञान को प्राप्त किया। आपका जो भ्रमण का उद्देश्य था वो यही केवल मनोरंजन नहीं था, आपका उद्देश्य था भारतीय ज्ञान साधना को लेकर के विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जाए और विश्व के कोने में उस फैले हुए तत्व को फिर लेकर के भारत में स्थापित किया जाए। यानी कि संचार एक ऐसा माध्यम है, जैसे हम आज मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल से अपनी बात को तुरंत कह लेते हैं, या इसके पहले की बात करें तो मोबाइल के जगह पे पत्र या तमाम संसाधनों का उपयोग करते थे। हम उसके पहले की बात करें तो जब पत्र का ज़माना नहीं होता था तो संदेशवाहक होते थे, हरकारे होते थे जिनके माध्यम से अपनी बात को हम कहवाते थे, पहुंचाते थे। और समय बढ़ते जाता था, 2 दिन 3 दिन इस तरह से बातें एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती होगी। लेकिन सोचा जाए, उस ज़माने की बात किया जाए जब राहुल सांकृत्यायन जी का ज़माना था, कैसे आप यहाँ से घर से आज जो व्यवस्था है इस रूप में है, तो आज से 150 साल पहले यह व्यवस्था किस रूप में रही होगी, वह कितना कठिन दौर रहा होगा जब यहाँ से निकल करके पैदल चहलकदमी करते हुए पूरे भारत को घूमना, भ्रमण करना, वहाँ की संस्कृति को आत्मसात करना। अगर केवल तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वहाँ की संस्कृति है जिसको आपने अपने ग्रंथों में लिखा है कि तिब्बत के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। मैं पढ़ रहा था तो एक मार्के की बात ये मिली कि तिब्बती लोग आज भी पांडव विवाह करते हैं। पांडव विवाह क्या होता है? तो पांडव विवाह यही होता है, एक कन्या से जितने भाई हैं सारे विवाह करेंगे। यह परंपरा भारतीय ही है, और भारतीय परंपरा कैसे तिब्बत में गई और भारत में तो विलुप्त हो गई, लेकिन तिब्बत में आज भी जीवंत है। तिब्बत के लोग पांडव विवाह करते हैं, एक भाई, 4 भाई हैं, एक स्त्री है तो सारे भाइयों का विवाह उससे हो जाता है। इसी प्रकार तिब्बत के लोग जो मांस खाते हैं, उनके कल्चर में किस प्रकार ढला हुआ है। तिब्बत की यात्रा में आपने लिखा है कि तिब्बती लोग उस जमाने में हर व्यक्ति अपने साथ एक हथियार रखता था, बंदूक या कुछ तलवार। वहाँ के जनजीवन में कोई सशस्त्र कानून नहीं था। तो ऐसे यात्रा के क्रम में आपने वहाँ की संस्कृतियों के बारे में, वहाँ की ज्ञान परंपराओं के बारे में अपनी बातों को इस ग्रंथों के माध्यम से रखा है। और केवल संस्कृति ही नहीं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, यहाँ तक कि राजनीति में बात करें तो साम्यवाद, पुरातत्व, दर्शन और इन सारी बातों की बहुत गहरी समझ पुस्तकों के माध्यम से मिलती है, जो पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि राहुल सांकृत्यायन का जाना कितना जरूरी था। दूसरी बात, यह यात्राएं केवल भौतिक रूप में ही नहीं थी, ये यात्राएं एक मानसिक रूप में भी चलती थी, मानस के रूप में, ज्ञान के रूप में। वह दर्शन, संस्कृति जिसके माध्यम से आप दिन भर यात्रा करते थे, ग्रंथों को पढ़ते थे और रात में चिंतन करते थे, चिंतन के बाद पुनः उसको लेखन करते थे। एक
विचारक ने लिखा है कि यात्रा वृत्तांत साहित्य यात्री के अनुभवों की संवेदनात्मक एवं कलात्मक प्रस्तुति है, जिसमें विश्व संस्कृति की समग्रता, मानव जीवन की संपूर्णता एवं प्रकृति जीवन की विराटता है। यानी कि यात्रा केवल एक मनोरंजन नहीं है, जैसे हम समझ लेते हैं कि जा रहे हैं घूमने और घूम करके हम चले आए, लेकिन जैसे ही हम उस परिवेश में जाते हैं, उस परिवेश की मिट्टी से, प्रकृति से, वातावरण से, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के इतिहास और भूगोल से हम जुड़ जाते हैं। तो ऐसा ही उद्देश्य आपका था। आपके बारे में इन्होंने लिखा, विश्व के महान यायावर राहुल सांकृत्यायन, हिंदी साहित्य में, यात्रा साहित्य में आपका सर्वोपरि स्थान है और आपने जो यात्रा को लेकर के जो एक मुकाम स्थापित किया साहित्य में, बाद के जितने यात्री आए, जितने भी उस तरह के लोग आए, अगर देखा जाए तो आप उन सब की स्थिति आपसे कमतर है, नीचे है। महान ऐतिहासिक स्थलों को घूमना और एक कोटेशन ये भी है कि महान ऐतिहासिक स्थलों को घूमना और बयां करना राहुल जी की आत्मरजनी स्फीति से जुड़ा हुआ है। यायावरी केवल साधारण प्रवास या पर्यटन तक सीमित नहीं था। भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति से राहुल जी ने विश्व को न केवल अवगत कराया, अपितु ज्ञान के सागर में को भारत भी लेकर के आए। बात अभी हुई थी कि कैसे खच्चरों पर लाद करके और उन ग्रंथों को आपने भारतीय परिवेश में लाया, जिससे यहाँ उस बौद्ध संस्कृति की बातें जो बहुत लुप्त प्राय हो रही थी, फिर से जीवंत हुई, फिर से उस पर बात करने का अवसर मिला। और हम बात करें तो भारतीय संदर्भ में अगर, तो भारत में यात्रा की परंपरा रही है। अगर मानो ऋग्वैदिक काल की बात करें या उससे भी पहले बौद्ध ये छंदो संस्कृति की बात करें, तो यात्रा और भ्रमण भारतीय समाज का एक पहलू रहा है। याद होगा कि कैसे समाज में बहुत सारे लोग पहले यात्रा करते थे और यात्रा करके जैसे आते थे तो घरों में उनका पहले थाली में पानी रख करके और चरणों का सेवन होता था। हम उस संस्कृति को थोड़ा सा एक झलक के रूप में देख सकते हैं कि हमारे घरों में माताएं बहनें आज भी उस परंपरा का कहीं कहीं पालन किया जाता है। इसका केवल उद्देश्य ये नहीं था कि चरण क्यों धुले जा रहे हैं या कैसे धुले जा रहे हैं, या उस यात्रा का ही एक केंद्रीय बिंदु है। और भारतीय संदर्भ में अगर ब्राह्मण और श्रमण की बात करें तो दो परंपराएं हुआ करती थी, एक ब्राह्मण परंपरा, एक श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा वो होती थी कि जो शास्त्रीय ज्ञान को लेकर के और ज्ञान के परंपरा में आगे बढ़े, लेकिन श्रमण परंपरा की बात करें तो लोक चिंतन, लोक संस्कृति को लेकर के, लौकिक ज्ञान की परंपरा को लेकर जो आगे चले वो श्रमण कहलाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि राहुल सांकृत्यायन जी उसी श्रमण परंपरा से ही आगे बढ़े। अगर श्रमण परंपरा के बाद और आगे बढ़ा जाए तो दो तरह की व्यवस्थाएं थी, संचरा और संस्था। संस्था वो लोग होते थे जो एक जगह स्थिर होकर के और साधना करते थे, लेकिन संचरा में वे लोग आते थे कि जो संचरण करते थे, घूमते थे, भ्रमण करते थे। तो ये भ्रमण करने की जो परंपरा है हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है और इसी परंपरा में जैन, बौद्ध, चारवाक, आचार्य शंकर और ऐसे लोगों का नाम भी आता है। राहुल सांकृत्यायन जी इसी परंपरा में आए और आगे बढ़ते रहे, ज्ञान की खोज किए और पुस्तकों के माध्यम से आपने यहाँ से निकलने के बाद, इस गांव से निकलने के बाद कोलकाता गए, कोलकाता से श्रीलंका गए। श्रीलंका में आपने जो है अपना नाम परिवर्तित किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया और पहले नाम के रूप में देखा जाए तो 9 अप्रैल 1893 में जन्म हुआ और उसके बाद
एक बाल विवाह भी सुनने में आता है कि बाल विवाह हुआ था, लेकिन बाल विवाह होने के बाद भी आपके मन में जो एक तरंग थी भ्रमण की, यात्रा की, वह तरंग उस सामाजिक ताने बाने को रोक नहीं पाई और एक साधु के भेष में घर से निकल गए। जब घर से निकले, साधु के भेष में धारण किए, तो आपका नाम रामोदर नाम पड़ा और रामोदर नाम को लेकर के फिर आगे बढ़े तो कलकत्ता गए। कलकत्ता से फिर आगे बढ़ते हुए श्रीलंका गए। श्रीलंका में बौद्ध साधु बने और रामोदर से राहुल सांकृत्यायन नाम पड़ा और फिर वहाँ से आगे होकर के जब आप रूस में गए तो रूस में पुनः वहाँ अध्ययन के दौरान एक विवाह हुआ और फिर घर आने के बाद तो इस तरह से पूरा जीवन एक यायावरी के रूप में बीता। एक यायावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यायावर शब्द आपके व्यक्तित्व में एक तुच्छ शब्द है। यायावर का मतलब घुमक्कड़ होता है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी मात्र घुमक्कड़ नहीं थे, एक रूखे घुमक्कड़ नहीं थे। आपके जीवन में संस्कृति के वो बोध और वो तत्व थे कि केवल घूमना ही उद्देश्य नहीं था, रूखापन नहीं था। वहाँ की संस्कृति से जुड़ करके, वहाँ की ज्ञान परंपरा से जुड़ करके और कुछ लेना और कुछ देना आपके जीवन का उद्देश्य था। आपने 140 के करीब ग्रंथों की रचना किया, जिसके माध्यम से उस विशाल ज्ञान भंडार को हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज राहुल सांकृत्यायन के प्रति सच्ची भक्ति तभी होगी कि जब हम उन ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ करके उन्हें आत्मसात करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये समय कई परिस्थितियों की बात है कि आज जो विश्वविद्यालय यहाँ खुला हुआ है वह किनके नाम पर है, आप सब भली भांति परिचित हैं। यह सुन करके बहुत दुख होता है कि हमारे बीच में इतने महान व्यक्तित्व के होते हुए भी आज जो नामकरण यहाँ किया गया है उस विश्वविद्यालय का नाम राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन विश्वविद्यालय के नाम से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह कहीं न कहीं एक राजनीति का शिकार है और आप सब विद्वत समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे राजनीतिक चेतना के लोग बैठे हुए हैं। यह बात इस जनमानस में फिर से आनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। इतने महान व्यक्तित्व के होते हुए भी ऐसे लोगों को ला करके यहाँ स्थापित किया जा रहा है। कहीं न कहीं राहुल सांकृत्यायन जी को कमतर किया जा रहा है। और उसी विश्वविद्यालय के भीतर एक लाइब्रेरी बनी है, वह लाइब्रेरी राहुल सांकृत्यायन के नाम पर बनी है। तो मैं अपनी बात के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यह एक जन जागरण हो, आपके माध्यम से बातें ब्यूरोक्रेट तक पहुँचे, आप राजनीतिक मंच तक पहुँचे और वह बात शासन तक पहुँचे कि जो नाम यहाँ किया गया, रखा गया है, उस नाम के असली हकदार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।